जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2023 में पूछा गया प्रश्न पत्र सेट 3 जिसका कोड दिया है 824 EL। ठीक, तो इसमें से हम बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले आप लोगों को हल करवाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा हमारा, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। तो प्रकाश के जो परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं वो देखिए केवल अपवर्तन दर्पण केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम सभी के लिए होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 2 हमारा कह रहा, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। तो आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किसके कारण? उत्तल दर्पण द्वारा बनता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर कहा 3 नंबर में अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? विद्युत रोधी होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। फिर कहा विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। किसी विद्युत केतली में प्रवाहित विद्युत धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा 9 गुना हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा। तो उसके नेत्र में जो दोष होगा वो क्या होगा? दीर्घ दृष्टि दोष। नहीं, एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप दूर की नहीं देख सकता, नज़दीक की देख सकता, मतलब निकट दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की स्थिति होगी, तो वस्तु की स्थिति जो होगी वो अनंत पर होगी। ठीक। फिर उपभाग 2 यानी रसायन विज्ञान में कह रहा, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना उदाहरण है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण है वो संयोजन अभिक्रिया का है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा हमारा? जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो तनु अपर अभिक्रिया जो गैस निकलती है, देखिए जिंक चूर्ण जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट बन जाता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है यानी H2। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली धातु। तो द्रव के रूप में पाई जाने वाली धातु क्या है? शायद ही ये ब्रोमीन है, क्योंकि वैसे तो पारा होता है लेकिन पारा ऑप्शन में नहीं है तो ब्रोमीन ही होगी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह होता। तो प्रोपेनॉन में जो क्रियात्मक समूह होता वो CO होता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए यौगिकों से करना है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर आएगा वो आएगा आप लोगों का ऑप्शन डी। हमने हल किया है पहले ही। ठीक है, ऑप्शन डी यानी ऑप्शन डी, ए का बी में, बी का डी में, सी का ए में और डी का सी में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर प्रश्न नंबर 13 कह रहा, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती? तो कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती। ये 5 में गलती से निशान लग गया। फिर क्वेश्चन कह रहा 14 नंबर प्रश्न कह रहा, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है वो क्या कहलाते हैं? उत्सर्जन कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती? तो इसका जो सही आंसर है वो बिल्कुल सही है, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जैव विकास का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो चार्ल्स डार्विन ने किया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। फिर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 18 में कह रहा, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? तो पपीता में एक लिंगी होते हैं। देखिए गुड़हल में बीज होते हैं, सरसों में, मटर में लेकिन
पपीता में जो बीज है वो एक लिंगी, केवल एक बीज से, एक पुष्प से एक ही बीज बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? तो ऑप्शन डी इसका सही है, योनि में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन कॉपर टी ये गर्भाशय में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन टी का यानी गर्भाशय में किया जाता है, कॉपर टी स्थापित की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। किण्वन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ये कथन बिल्कुल सही नहीं है, बाकी ये तीनों कथन सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम आप लोगों के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हल करवाए हैं। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल जहाँ भी आए होंगे वो हम आपको हल करवा देंगे तुरंत ही। पहले क्वेश्चन में न्यूमेरिकल नहीं है, दूसरे में न्यूमेरिकल अपवर्तन के नियम क्या है? ठीक है, ये नियम लिखने हैं। 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति यानी वी ज्ञात करना, आकार ज्ञात करना और प्रकृति भी ज्ञात करनी है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर की वस्तु यानी वस्तु की जो लंबाई दी वो कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने अनुसार में चेक कर लीजिए अच्छे से, इसको हम कॉपी पे हल करवा रहे हैं। फिर इसके बाद आया है क्वेश्चन और ओम के नियम से संबंधित, यानी ये क्वेश्चन भी आया है, तो इसे भी हम हल करेंगे भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा अवतल दर्पण के किन्हीं क्वेश्चन नंबर 2 में न्यूमेरिकल है। अपवर्तन के नियम क्या है? 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर वस्तु यानी वस्तु की लंबाई ओ का मान 3 सेंटीमीटर, मुख्य अक्ष के लंबवत, फोकस दूरी दी 30 सेंटीमीटर, यानी कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो लिखेंगे उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए फोकस लंबाई दी है 3 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दी है 30 सेंटीमीटर और मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। वस्तु की दूरी यू का मान जो दिया वो माइनस का 10 सेंटीमीटर दिया है। पूछा है आकार ज्ञात कीजिए और स्थिति भी ज्ञात करना। स्थिति को वी से प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई। ठीक है, बस यही दोनों चीज़ें पूछिए तो हम सबसे पहले लगाएंगे लेंस के सूत्र से। लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या कहता है हमारा? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान 30, 1/u v का मान निकालना है, u का मान कितना? -10। 1/30 1/v माइनस माइनस प्लस 1/10, प्लस का 1/10 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। 1/30 माइनस 1/10 बराबर 1/v। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1/30 माइनस 1/10, हर बराबर कर लेंगे हम, 3 से हर में गुणा 3 से अंश में, तो क्या हो जाएगा? 3 से 1 घट जाएगा, 3 कम 3 से 1 कम हो जाएगा कितना? माइनस का 2/30, 2 कम 2, 2 से काटेंगे 15, तो v का मान क्या जाएगा? माइनस का 1/15, तो v का मान -15 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा सही आंसर है। फिर इसके बाद हमसे कहा है ज्ञात करने के लिए आकार भी ज्ञात करना। ठीक है, आकार का मतलब क्या होता है? आई भी ज्ञात करना। तो I/O माइनस V/U सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है। देखिए, तो आई का मान निकालना, ओ का मान कितना? 3 सेंटीमीटर, वी का मान हमारे पास माइनस का 15 और यू का मान जो दिया वो माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, तो आई का मान क्या आ जाएगा? 3 तियाँ 9/2, तो आई का मान 9 को 2 से भाग करेंगे 4.5 सेंटीमीटर। यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कह रहा?
प्रश्न नंबर 3 हमारा कह रहा ओम के नियम लिखिए, तो ओम का नियम आप ही लोगों को लिखना। फिर आगे कहाँ है देखिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। कहा है किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने के वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए, ये भी आपको करना है। फिर का 400 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है। बल्ब केवल 5 मिनट उपयोग में लाया जाता है। बल्ब में प्रवाहित धारा तथा इसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा भी ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, सिंपल सा सवाल है, ओम के नियम से ही सवाल भी लग जाएगा आराम से। क्वेश्चन कह रहा है 400 वाट का बल्ब है, यानी बल्ब की जो क्षमता है वो 400 वाट है। पी का मान 400 वाट। जो वोल्टेज दिया है विभवांतर वो कितना दिया है, 200 वोल्ट। और पूछा हमसे धारा ज्ञात कीजिए, तो धारा आई बराबर क्वेश्चन मार्क, तो सूत्र लगाएंगे पी बराबर वी आई। पी बराबर 400, वी का मान हमें कितना दिया हमारे पास 200, धारा का मान निकालना 2 जीरो 2 जीरो 2 दूना 4, तो आई का मान क्या आ जाएगा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। और फिर हमसे कहा 5 मिनट तक, यानी टाइम भी दिया हमारे पास 5 मिनट। तो 5 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 5 गुणे 60, 5 छक्का 300 सेकेंड, 300 सेकेंड का समय होता है। हमसे पूछा है उत्पन्न ऊष्मा, तो H बराबर सूत्र क्या होता है वी आई टी। तो H बराबर V का मान कितना दिया 200, I का मान 2, T का मान 300, 2 दूना 4 तिया 12, 2 जीरो 2 जीरो 3 4 जीरो। ठीक है, फिर यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे, तो देखिए 1.2 गुणे कितनी संख्या बाद दशमलव लगेगा 1 2 3 4 5, तो 10 की घात 5 जूल। यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि हमें इसे मानक में प्रयुक्त कर दिया हमने इसे, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन तो देख लीजिए, एग्जाम में आया है, ये भी क्वेश्चन नहीं आया है स्क्रू नियम वाला, न्यूमेरिकल नहीं आया, न्यूमेरिकल ही हम हल करवा देंगे। फिर धारावाही चालक ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये कहा निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करने के लिए देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस हमारे पास जल बन जाएगा। ये बिल्कुल संतुलित पहले से है, इसमें कुछ भी छेड़खानी आपको नहीं करनी। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। फिर कह रहा देखिए कार्बन कैल्शियम इधर कितना है, एक कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड 2, तो हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 और 2 कितना 4, तो 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2 हो गए। ठीक है, कैल्शियम भी हमारे पास कितना एक बिल्कुल सही है, यानी इसमें कोई भी कमी नहीं है सवाल में। फिर आगे कह रहा CH4, यानी कार्बन कितने हैं इधर पक्ष में, CH4 प्लस ऑक्सीजन क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बना दिया। तो यहाँ पे देखिए कार्बन 1, तो इधर भी कार्बन 1 बिल्कुल बराबर है। हाइड्रोजन 4, तो इधर हाइड्रोजन कितना 2 है, तो 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पे हम, तो क्या हो जाएगा 2H2, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 2 और 2 4, तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 2 से, कितने से गुणा कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा हमारे पास, अगर हम 2 से गुणा कर दें यहाँ पे, नहीं 2 से क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, 4 हो गए। ऑक्सीजन भी हमारे पास कितने हैं, इधर भी 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन 4 है ना, ऑक्सीजन हमें कुछ नहीं करना। ऑक्सीजन हमारे पास 2 और 2 4, तो 2 दूनी 4, ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। इसमें और कुछ हमें हल ही नहीं करना था। फिर आगे कहा IUPAC का नाम लिखिए, तो IUPAC का नाम लिख दें। डायरेक्ट में देखें 1 2 3, 3 कार्बन पे क्या हो जाएगा प्रोप, क्या हो जाएगा प्रोप, और फिर क्या लगा ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या लग जाएगा आइन, बस, तो क्या हो जाएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन बिल्कुल सही। फिर देखिए यहाँ पे कितने कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन पे क्या होता है ब्यूट, 4 कार्बन पे ब्यूट। फिर लगा CHO, तो क्या हो जाएगा अल। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे
ब्यूटेनल, अगर हम इसे पढ़ेंगे तो ब्यूटेनल बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। ठीक, तो IUPAC नाम भी हम आपको अच्छे से समझा दिए हैं। फिर यहाँ पे कहा परमाणु संख्या तथा संयोजकता लिखिए। ये आप लोगों को लिखना प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण तथा उपयोग, क्षार अम्ल या सदलेपन, और जो भी आई है परिभाषा ये आप ही लोगों को लिखना है। ठीक है, और आप लोगों को इसी के साथ हम ये क्वेश्चन, ये सेट आप लोगों का हल हुआ। अगले वीडियो में हम आपको सेट 4 यानी 2023 का जो है सेट 4 824 EM अगले वीडियो में हल करवाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।